हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे सीआईबी रिटेल बैंकिंग मॉड्यूल ई का यूनिट 22 जो कि वैल्यूएशन ऑफ रियल प्रॉपर्टी के ऊपर है। तो फ्रेंड्स, वैल्यूएशन का मतलब क्या होता है? वैल्यूएशन का मतलब होता है कि किसी भी प्रॉपर्टी का जो वैल्यू है, उसकी क्या मतलब प्राइस है, कीमत है मार्केट में, उसको एसेस करना। द वर्थ ऑफ और वैल्यू ऑफ ए प्रॉपर्टी इज बेस्ड ऑन द इनकम एंड अदर एडवांटेजेस दैट विल एक्रू फ्रॉम द प्रॉपर्टी इन फ्यूचर। तो जो भी वैल्यू हम लोग प्रॉपर्टी की निकालते हैं, वो उससे जो इनकम जनरेट होगी प्रॉपर्टी से और अदर जो उसके एडवांटेज हैं, इन दोनों को एक्रू करके फ्यूचर वैल्यू जो है वो हम इसके बेसिस पे निकालते हैं। अभी वैल्यूएशन कौन करेगा? तो वैल्यूएशन जो है क्वालिफाइड इंजीनियर और आर्किटेक्चर्स जो होते हैं, जिनको कि बिल्डिंग कॉस्ट और मार्केट कंडीशन, इकोनॉमिक ट्रेंड्स के बारे में अवेयरनेस होती है, डेवलपमेंटल प्लान्स, लीगल स्टडीज एंड प्रोविजंस, गवर्नमेंट की रियल प्रॉपर्टीज़, तो ये सारी की जिनको नॉलेज होता है वही उसको वैल्यू करते हैं। हमारे बैंक में भी देखिएगा फ्रेंड्स, जो वैल्यूअर होते हैं वो इम्पैनल्ड वैल्यूअर होते हैं और वो क्वालिफाइड इंजीनियर्स भी होते हैं, आर्किटेक्चर्स भी होते हैं। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है वैल्यूअर्स को रजिस्ट्रेशन देता है अंडर सेक्शन 34A(b) ऑफ द वेल्थ टैक्स एक्ट 1957। तो क्लासिफाइड वैल्यूअर्स अंडर सेपरेट कैटेगरीज। फॉर द पर्पस डिपार्टमेंट हैज क्लासिफाइड वैल्यूअर्स अंडर सेपरेट कैटेगरीज। वैल्यूअर्स जो होते हैं अलग अलग कैटेगरी के होते हैं। पहला जो कि इमूवेबल प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन करेंगे, दूसरा एग्रीकल्चर लैंड की वैल्यूएशन, तीसरा प्लांट एंड मशीनरी की, जिसके ऊपर हम लोग कैश क्रेडिट वगैरह देते हैं कस्टमर्स को, उसके वैल्यूअर, या फिर अगर व्हीकल, पुराना व्हीकल अगर कोई ले रहा हो तो उसका वैल्यूएशन। फिर ज्वेलरी भी आप देखिएगा, ब्रांच में जो ज्वेल अप्रेजर्स आते हैं वो भी एक तरह से वैल्यूएशन का ही काम करते हैं। तो इंस्टीट्यूशन ऑफ वैल्यूअर्स दिल्ली जो है वो ऐसे वैल्यूअर्स को प्रैक्टिस करने के लिए जो है मेंबरशिप देता है। अभी टाइप्स ऑफ रियल प्रॉपर्टी कितने तरह के होते हैं? तो रियल प्रॉपर्टी में सबसे पहला जो होता है वो हो गया एग्रीकल्चर लैंड। एग्रीकल्चर लैंड ऐसे लैंड को कहते हैं जहाँ पे कि हम लोग फार्मिंग कर सकते हैं या प्लांट या पेड़ जो है वो हम लोग लगाते हैं। तो एग्रीकल्चर लैंड का जो वैल्यू है वो किस किस चीज़ से लिया जाता है? तो सबसे पहला तो उसका लोकेशन हो गया, फिर सॉइल क्वालिटी, वहाँ की मिट्टी की क्वालिटी कैसी है, वहाँ पे पानी और इलेक्ट्रिसिटी की क्या व्यवस्था है, साइज ऑफ होल्डिंग, उसका कितना जो है एरिया है, क्लियर टाइटल ऑफ लैंड, जो जमीन है वो अभी किसके नाम पे है, एसेस बाई रोड एंड अप्रोचेज, रोड से उसकी कितनी दूरी है। जैसे अगर आप खेती कर रहे हैं तो वहाँ से अगर आपको कोई सामान लाना या ले जाना पड़े तो आपको वहाँ से ले जाने में कितना कॉस्ट आ सकता है या कितनी सहजता से आप उसको ले जा सकते हैं। कॉटेज और फार्म हाउस, उसके साथ कोई कॉटेज या फार्म हाउस है कि नहीं है, फेंसिंग एंड गेट्स, उसमें जो है चारदीवारी बनी हुई है कि नहीं है, गेट है कि नहीं है, टाइप्स ऑफ क्रॉप्स दैट कैन बी कल्टिवेटेड, और किस तरीके का जो क्रॉप है वो उस ज़मीन में उगाया जा सकता है। अगर जैसे अगर कोई महंगी फसल अगर उस ज़मीन में उगाई जाए तो उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी, तो इसके बेसिस पे भी लैंड का जो वैल्यूएशन होता है वो निकाला जाता है। वैल्यूएशन ऑफ एग्रीकल्चर लैंड इज डन बाय फॉलोइंग 2 मेथड्स। तो जो एग्रीकल्चर लैंड होते हैं उनका 2 तरीके से वैल्यूएशन किया जाता है। तो सबसे पहला जो है वो है इनकम कैपिटलाइजेशन मेथड। इनकम कैपिटलाइजेशन मेथड जो है, द इनकम इज डिटरमाइंड बाय अज्यूमिंग दैट द लैंड इज रेंटेड ऑन क्रॉप शेयरिंग बेसिस। इसमें जो है ऐसे इनकम को डिराइव किया जाता है या एज्यूम किया जाता है कि किसी के जो खेत वाली ज़मीन है उसको अगर रेंट पे दिया जाए और क्रॉप शेयरिंग के बेसिस पे दिया जाए तो उसका क्या इनकम उससे होगा। नेट एनुअल इनकम इज अराइव्ड एट आफ्टर डिडक्टिंग द एक्सपेंसेस इनकर्ड। और जो नेट एनुअल इनकम होता है, जो उससे इनकम आ रही है उस ज़मीन से, उसमें से जो एक्सपेंसेस हो रहे हैं उसको माइनस करने के बाद जो एनुअल इनकम आएगा वो नेट एनुअल इनकम होगा। तो जो हम लोग एक्सपेंसेस इनकट करेंगे वो क्या क्या हो सकते हैं? जैसे लोकल टैक्स हो गया, कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस हो गया, कॉस्ट ऑफ इनपुट्स हो गया, इंश्योरेंस हो गया, तो ये सारे एक्सपेंसेस को हम उसमें से माइनस कर देंगे। एंड द अमाउंट इज देन कैपिटलाइज्ड एट एन अप्रोप्रिएट रेट ऑफ इंटरेस्ट टू गेट द वैल्यू ऑफ लैंड। और उसके बाद जो नेट इनकम आती है उसको हम लोग कैपिटलाइज करते हैं
एट एन अप्रोप्रिएट रेट ऑफ इंटरेस्ट, जिससे कि लैंड की वैल्यू जो है वो निकल कर आती है। कैपिटलाइज्ड वैल्यू का मतलब क्या होता है? कैपिटलाइज्ड वैल्यू का मतलब होता है कि द अमाउंट ऑफ मनी रिक्वायर्ड टुडे टू गेट अ सर्टेन फिक्स्ड इनकम इन द फॉर्म ऑफ एनुअल इंस्टॉलमेंट्स ओवर अ वेरी लॉन्ग टाइम। ये परपेचुइटी की बेसिस पे निकालते हैं फ्रेंड्स, कैपिटलाइजेशन करते हैं किसी भी इनकम का। इसका मतलब होता है कि कोई भी अमाउंट जो है, जो कि अमाउंट ऑफ मनी रिक्वायर्ड टुडे टू गेट अ सर्टेन फिक्स्ड इनकम इन द फॉर्म ऑफ एनुअल इंस्टॉलमेंट्स, यानी कि आज की डेट से लेकर के हमें एक सर्टेन फिक्स्ड इनकम जो है एवरी जो एनुअली इंस्टॉलमेंट है, मतलब हर साल वो उतनी इनकम जो है फॉर अ लॉन्ग टाइम हमें मिलेगी। तो उसके बेसिस पे ही हम लोग उस वैल्यू को कैपिटलाइज करते हैं। फिर है सेकंड जो है एग्रीकल्चर लैंड को वैल्यू करने का, वो है सेल्स स्टैटिस्टिक्स मेथड। सेल्स स्टैटिस्टिक्स मेथड में हम लोग क्या करते हैं कि वैल्यूएशन जो है, अगर उसी लोकेलिटी में अगर कोई दूसरा ज़मीन है एग्रीकल्चर ज़मीन, तो उसकी जो सेल वैल्यू है वो कितनी है, उसी से मिलती जुलती वैल्यू उस ज़मीन की लेते हैं कंपेयर करके, तो उसी को हम लोग सेल्स स्टैटिस्टिक मेथड कहते हैं। तो इसमें हम लोग किसी भी दो ज़मीन का कंपैरिजन जो है वो 3 बेसिस पे करते हैं। सबसे पहला तो उसका साइज़, दूसरा उसका फिजिकल फीचर्स, रोड, फेंसिंग, कॉटेज, सॉइल क्वालिटी कैसा है, और तीसरा टाइटल ऑफ लैंड एंड कंडीशन ऑफ लेटिंग आउट फॉर कल्टीवेशन, मतलब आप उसको अगर रेंट पे देंगे तो उसका क्या कंडीशन है, और लैंड का जो टाइटल है वो अभी किसके नाम पे है। अभी जो दूसरा प्रॉपर्टी हो गया वो हो गया अर्बन लैंड। अर्बन लैंड जो है ये ओपन लैंड होता है टू बी पुट टू रेसिडेंशियल और इंडस्ट्रियल यूज। तो इसको भी हम लोग सेम जो है उसका लोकेशन, साइज, सॉइल क्वालिटी के बेसिस पे वैल्यू करेंगे। उसके बाद उसका फ्रंटेज एंड डेप्थ क्या है, उसके डेवलपमेंट करने में अगर कोई रेस्ट्रिक्शन है तो वो रेस्ट्रिक्शन क्या क्या है, इनकम्बरेंस मतलब उस पर अगर कोई लोन दिया हुआ है कि नहीं है, या वो फ्री लैंड है, तो ये सारी चीज़ें जो है वो उसके वैल्यू को डिसाइड करती हैं। तो जो अर्बन लैंड होता है उसको भी हम लोग यहाँ पे दिया हुआ है फ्रेंड, 3 मेथड दिया हुआ है जिसके बेसिस पे हम लोग उसको वैल्यूएशन करते हैं। तो सबसे पहला जो मेथड है वो है कंपैरेटिव मेथड। कंपैरेटिव मेथड का मतलब है कि वहाँ पे जो भी आसपास जो ज़मीन है तो उसके वैल्यू से उसको कंपेयर करके उसके वैल्यू को डिराइव करना, तो वो हम लोग कंपैरेटिव मेथड में देखते हैं। दूसरा है रेंट कैपिटलाइजेशन मेथड। इसमें हम लोग जो नियर बाई एरिया में जो रेंट मिल रहा है सेम प्रॉपर्टी के ऊपर, तो उससे उसको कंपेयर करते हैं और उसके बाद उसको नेट इनकम जो है वो हम लोग डिराइव करते हैं, फिर उसको उस वैल्यू को हम लोग कैपिटलाइज करते हैं। जैसे हम लोगों ने एग्रीकल्चर लैंड में किया था, उसकी परपेचुइटी वैल्यू जो है वो हम लोग लेंगे। उसके बाद रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ द बिल्डिंग इज वर्क टेकिंग इनटू अकाउंट द क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन। जो भी रिप्लेसमेंट कॉस्ट जो है बिल्डिंग का उसको भी हम लोग लेते हैं, और इससे जो क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन है, जैसे कि प्रेजेंट वैल्यू इज वर्कड आउट बाय चार्जिंग सुटेबल डेप्रिसिएशन, और जो प्रेजेंट वैल्यू है उसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज करके हम लोग उसका जो रिप्लेसमेंट कॉस्ट है उस बिल्डिंग का उसको डिराइव करते हैं। द वैल्यू ऑफ लैंड इज ऑब्टेन्ड बाय सब्सट्रैक्टिंग द लेटर फ्रॉम द कैपिटलाइज्ड वैल्यू, और जो कैपिटलाइज्ड वैल्यू आती है उसमें से हम लोग उसका रिप्लेसमेंट कॉस्ट जो है उसको माइनस कर देते हैं। द नेट रेंटल इनकम ऑन एन एवरेज वेरीज फ्रॉम 4% टू 6.5%, और ये जो रेंटल इनकम जो आता है वो 4% से 6.5% वेरी करता है फॉर रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी, और 6 to 9% वेरी करता है कमर्शियल प्रॉपर्टी के लिए। तीसरा जो मेथड है वो है बेल्टिंग मेथड। बेल्टिंग मेथड में it is adopted for big size plots with lesser frontage and more depth. The land is divided into several belts running parallel to the frontage and progressively lower rates are taken for belts farther from the frontage. यानी कि रोड से लेकर के जो भी ज़मीन होती है उसको एक बेल्ट के फॉर्म में डिवाइड कर दिया जाता है, और फिर उसको जो है जैसे फ्रंट का जो ज़मीन है जो कि रोड से एकदम पास होगी उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी, फिर जैसे जैसे आप पीछे चलते जाएंगे हर एक बेल्ट की प्राइस जो है अलग अलग होती जाएगी। तो इस तरह से बेल्टिंग मेथड से भी जो बड़े साइज़ के प्लॉट होते हैं उनको जो है वैल्यूएशन किया जाता है। अभी लैंड विथ बिल्डिंग, हमने एग्रीकल्चर देख लिया, अर्बन लैंड देख लिया, अभी ऐसा ज़मीन जो कि बिल्डिंग के साथ हो तो उसका वैल्यू कैसे किया जाता है।
यहाँ पे जो सबसे पहला है वो है कंपैरेटिव मेथड। जैसे कि हम लोगों ने पहले देखा फ्रेंड्स कि उसी लोकेलिटी के जो अलग प्रॉपर्टी या लैंड होंगे उसके साथ उसके वैल्यू को कंपेयर करके जो है वैल्यू डिराइव करना, वो कंपैरेटिव मेथड्स में आएगा। फिर है रेंट कैपिटलाइजेशन मेथड, जो भी उस प्रॉपर्टी से एक्चुअल रेंटल इनकम जो है मिलेगी उसको कैपिटलाइज करके जो है रेंट कैपिटलाइजेशन मेथड के थ्रू उसका वैल्यूएशन निकाला जाएगा। फिर है वैल्यूएशन बेस्ड ऑन प्रॉफिट। वैल्यूएशन बेस्ड ऑफ प्रॉफिट जो है वो भी उसका उस प्रॉपर्टी से अगर कोई बिजनेस या कोई इनकम जो है जनरेट किया जाए तो इन रिटर्न जो है उसका रेट ऑफ रिटर्न क्या होगा, जैसे कि उसमें भी हम लोग परपेचुइटी निकालेंगे तो उसके बेसिस पे जो प्रॉफिट होगा उस प्रॉपर्टी से वो प्रॉफिट के बेस्ड पे वैल्यूएशन होगा। देखिए यहाँ पे दे भी रहा है कि इन केस ऑफ प्रॉपर्टी विच इज़ यूज्ड फॉर कंडक्टिंग ट्रेड और बिजनेस like hotel, cinema house, restaurant, the valuation is done on the basis of capitalized value of the net profit as reflected in the book of account of the business entity। यानी कि उस जमीन पे अगर आप कोई बिजनेस करते हैं या होटल ओपन करते हैं या कोई भी ऐसा इनकम जनरेशन वाला काम करते हैं तो उससे आपको कितना प्रॉफिट जो है वो डिराइव होगा उसको कैपिटलाइज करके जो वैल्यूएशन आएगा उसको हम लोग वैल्यूएशन बेस्ड ऑन प्रॉफिट बोलेंगे। फिर है वैल्यूएशन बेस्ड ऑन कॉस्ट, यानी कि बिल्डिंग का जो प्रेजेंट कॉस्ट है उसमें से अप्रोप्रिएट डेप्रिसिएशन को माइनस करके हम लोग लेंगे और जो लैंड है, लैंड की जो करंट वैल्यू है वो दोनों को ऐड करके, यानी बिल्डिंग की वैल्यू आफ्टर डेप्रिसिएशन और लैंड की वैल्यू, लैंड में कोई डेप्रिसिएशन नहीं होता है फ्रेंड, दोनों को ऐड करने के बाद जो वैल्यू आएगा वो टोटल वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी, जो कि कॉस्ट बेस्ड वैल्यूएशन जो है उस प्रॉपर्टी की बोली जाएगी। तो इस तरीके का जो वैल्यूएशन होता है कॉस्ट बेस्ड, वो नॉर्मली जो है हम लोग फायर इंश्योरेंस पर्पस के लिए जो है लेते हैं। फिर नेक्स्ट जो मेथड है वो है डेवलपमेंट मेथड। दिस मेथड इज बेस्ड ऑन द पोटेंशियल वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी इफ इट इज डेवलप्ड इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर। किसी भी प्रॉपर्टी की जो पोटेंशियल वैल्यू होती है वो डेवलपमेंट मेथड में लिया जाता है। The property may be open land or land with building. The cost of additions and alterations is estimated and the difference between the estimated increase in capital value and the estimated cost of additions represents the potential value। तो potential value में हम लोग क्या क्या लेते हैं कि उस कोई भी जैसे अगर ज़मीन है उसको कुछ अल्टर करने में या ऐड करने में जो भी एस्टिमेटेड कॉस्ट जो लगेगा उसको माइनस करके जो नेट वैल्यू आएगा उसको कैपिटलाइज करके जो उसकी वैल्यू आएगी वो उसका रिप्रेजेंट पोटेंशियल वैल्यू जो है वो बोला जाएगा। दिस मेथड इज यूजफुल फॉर प्रॉपर्टीज विच पॉसेसेस हिडन वैल्यू ऑन अकाउंट ऑफ डेवलपमेंट और रीडेवलपमेंट पॉसिबिलिटीज। इससे जो है हम लोग ये निकालते हैं कि उस प्रॉपर्टी के डेवलपमेंट के कितने चांसेस हैं और उसके बेसिस पे अगर उसको डेवलप या रीडेवलप किया जाए तो उस प्रॉपर्टी में कितना कॉस्ट आएगा और उसके बाद उसकी क्या वैल्यू होगी। नेक्स्ट है वैल्यूएशन ऑफ स्पेशलाइज्ड बिल्डिंग। अभी कोई अगर स्पेशलाइज्ड बिल्डिंग है तो उसका वैल्यूएशन जो है वो कैसे किया जाएगा। जैसे कुछ बिल्डिंग होते हैं वो स्पेसिफिक पर्पस के लिए होते हैं, जैसे ब्रीवरीज हो गया, होटल्स हो गया, मोटेल्स हो गया, सिनेमा हाउस हो गया। तो इसका जो मार्केट प्रैक्टिस के बेसिस पे जो उसका एक्सपीरियंस है उसके बेसिस पे उसको वैल्यू किया जाता है। तो जो भी इंटेलिजेंट एसेट जैसे मोनोपोली, गुडविल, कॉम्पिटेंस ऑफ मैनेजमेंट जितने भी हैं इन सारे चीज़ों को भी इसमें वैल्यू किया जाता है एज अ इंटेंजिबल एसेट और उसके वैल्यू को अकाउंटिंग के लिए लिया जाता है अपार्ट फ्रॉम द वैल्यू ऑफ द प्रेमिसेस। प्रेमिसेस की वैल्यू तो लेते ही हैं, साथ साथ इसमें इंटेंजिबल एसेट की वैल्यू भी ऐड करते हैं, तो वो आपका वैल्यूएशन ऑफ स्पेशलाइज्ड बिल्डिंग हो गया। इस तरीके के मेथड को हम लोग बैलेंस शीट मेथड भी कहते हैं। तो क्वेश्चन में अगर आता है कि बैलेंस शीट मेथड जो है वो किसे कहते हैं, तो वैल्यूएशन ऑफ स्पेशलाइज्ड बिल्डिंग। अभी लाइफ ऑफ स्ट्रक्चर, किसी भी बिल्डिंग का जो स्ट्रक्चर जो लाइफ है वो कैसे हम लोग एस्टिमेट करते हैं, वो भी वैल्यूएशन का ही एक पार्ट होता है। तो एस्टिमेशन ऑफ द फ्यूचर लाइफ ऑफ द बिल्डिंग, तो ये कैपिटल वैल्यू विथ पैसेज ऑफ टाइम ड्यू टू वियर एंड टीयर, मतलब जो भी उस प्रॉपर्टी का वैल्यू है वो इन फ्यूचर जो है अगर उसमें कुछ डेप्रिसिएशन या कुछ भी होता है या कुछ एडिशन होता है, मॉडिफिकेशन होता है, तो उस स्ट्रक्चर के लाइफ पे क्या इफेक्ट होगा उसे भी जो है वैल्यू करना होता है। तो नॉर्मली जो है
बिल्डिंग का जो लाइफ होता है वो 40 ईयर्स टू 80 ईयर्स के बीच में वेरी करता है। अभी नेक्स्ट जो है हमारा टॉपिक फ्रेंड्स वो है सिंकिंग फंड। सिंकिंग फंड हमने एबीएम के पेपर में भी देखा था कि किसी भी एक पर्पस के लिए अगर कोई फंड हम लोग असाइड करके रखते हैं जिससे कि इन फ्यूचर किसी एक बड़े रिक्वायरमेंट की जो है वो फुलफिलमेंट अगर होती है तो इस तरीके के फंड को हम लोग सिंकिंग फंड कहते हैं। जैसे मान लीजिए किसी पर्सन को आज से 15 साल के बाद घर खरीदना है तो वो हर महीने कुछ कुछ पैसा जो है वो जमा करेगा, तो इस तरीके से जमा किए हुए पैसे को हम लोग सिंकिंग फंड कहते हैं। अभी नेक्स्ट है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन क्या है? तो डेप्रिसिएशन का मतलब होता है लॉस इन वैल्यू। अ बिल्डिंग लॉसेज वैल्यू ड्यू टू deterioration in its physical condition as a result of uses, wear and tear, effect of climatic condition, poor structural design और workmanship। किसी भी बिल्डिंग की वैल्यू में अगर कोई डिटोरिएशन होता है या उसके फिजिकल कंडीशन में जिसकी वजह से उसका जो वैल्यू जो है वो कम होता है, ये किसी भी वजह से हो सकता है फ्रेंड। ये क्लाइमेटिक कंडीशन की वजह से होता है या फिर उसका कोई अगर पुअर स्ट्रक्चरल फॉर्म है उसकी वजह से भी हो सकता है, उसके मेंटेनेंस की वजह से हो सकता है। तो इससे जो है बिल्डिंग के वैल्यू में डेप्रिसिएशन जो है एक चार्ज होता है जिससे कि वैल्यू बिल्डिंग की वैल्यू जो है वो कम होती है। तो ये डेप्रिसिएशन जो है ये हम लोग दो तरीके से निकालते हैं। पहला जो है स्ट्रेट लाइन मेथड और दूसरा है रिटन डाउन वैल्यू मेथड। तो स्ट्रेट लाइन मेथड में जो है डेप्रिसिएशन यूनिफॉर्मली हम लोग उसमें कैलकुलेट करते हैं। ये जनरली टैक्स पर्पस के लिए और फिनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करने के लिए यूज किया जाता है। तो इसका जो फॉर्मूला है वो है D इक्वल टू C माइनस एस डिवाइडेड बाई N। यहाँ पे D जो है वो एनुअल डेप्रिसिएशन है, C जो है वो बिल्डिंग की ओरिजिनल कॉस्ट है, S जो है साल्वेज वैल्यू है। साल्वेज वैल्यू का मतलब होता है कि किसी भी वैल्यू ऑफ दैट प्रॉपर्टी में फेच एट द एंड ऑफ द यूजफुल लाइफ, यानी कि एवरी ईयर आफ्टर डेप्रिसिएशन जो है उस प्रॉपर्टी की क्या लाइफ हो रही है वो हम लोग उसको साल्वेज वैल्यू बोलते हैं। उसके बाद N इक्वल टू लाइफ ऑफ बिल्डिंग इन ईयर्स। तो अभी हमने देखा फ्रेंड्स किसी भी बिल्डिंग की जो लाइफ होती है वो 40 टू 80 ईयर्स के बीच में वेरी करती है। तो ये स्ट्रेट लाइन मेथड का हमारा फॉर्मूला हो गया। इसको आप याद कर लीजिए या कहीं नोट डाउन कर लीजिए क्योंकि इसके ऊपर हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे। नेक्स्ट जो है वो है रिटन डाउन वैल्यू। रिटन डाउन वैल्यू मेथड में क्या होता है कि प्रॉपर्टी विल लूज वैल्यू बाय अ कांस्टेंट परसेंटेज ऑफ इट्स वैल्यू एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। रिटन डाउन वैल्यू में क्या होता है कि जो डेप्रिसिएशन का वैल्यू होता है वो कांस्टेंट होता है, तो कांस्टेंट ऑफ इट्स वैल्यू एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। जब स्टार्टिंग में क्या होता है कि जो भी उसका प्रॉपर्टी का जो डेप्रिसिएटिव वैल्यू होगा वो कांस्टेंट परसेंटेज में जो है वो डेप्रिसिएट होगा। दस द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन गोज ऑन रिड्यूसिंग एवरी ईयर। तो इससे क्या होता है कि डेप्रिसिएशन का अमाउंट जो है एवरी ईयर कम होता जाता है। दिस मेथड इज ऑल्सो कॉल्ड द डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड। इसको हम लोग डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड भी बोलते हैं एंड इज जनरली अडॉप्टेड बाय इंडस्ट्रियल यूनिट। जो भी इंडस्ट्रियल यूनिट होते हैं वो रिटन डाउन वैल्यू मेथड जो है वो अप्लाई करते हैं। इसका वैल्यू जो है फॉर्मूला वो है WDB यानी रिटन डाउन वैल्यू इक्वल टू C1 माइनस P का पावर N, जहाँ पे कि C जो है वो ओरिजिनल कॉस्ट है बिल्डिंग का, N उसकी लाइफ को दर्शाता है और P का मतलब उसका जो भी हम लोग डेप्रिसिएशन ऑफ परसेंटेज जो चार्ज कर रहे हैं वो। हेयर साल्वेज वैल्यू इज अज्यूम्ड एज 0। यहाँ पे साल्वेज वैल्यू जो है हम लोग 0 एज्यूम करेंगे। अभी नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड वो है रिवर्स मॉर्टगेज। तो रिवर्स मॉर्टगेज जो है वो क्या है? लाइफ एक्सपेक्टेंसी इन इंडिया हैज गॉन अप बाय 5 ईयर्स। इंडिया में जो है सीनियर सिटीजन्स का जो एवरेज लाइफ है वो अभी इंक्रीज हुआ है। अभी जो नॉर्मली ईयर है सीनियर सिटीजन के लिए वो 67.3 ईयर्स है फॉर मेल पर्सन एंड 69.6 ईयर है फॉर फीमेल पर्सन। तो रिवर्स मॉर्टगेज लोन जो है ये ऐसे सीनियर सिटीजन को जो है एक ऐसी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि उनको अगर आफ्टर रिटायरमेंट या इन ओल्ड एज जो है इनकम की अगर कोई ज़रूरत है और वो जिस प्रॉपर्टी में रह रहे हैं उस प्रॉपर्टी को बैंक के पास मॉर्टगेज रख के बैंक उनको उस प्रॉपर्टी के बदले में एवरी मंथ या क्वार्टरली या ईयरली जो है एक अमाउंट उनको पे करता है, जिससे कि वो अपने
जो है खर्चे के लिए या उनके पर्सनल यूज़ के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं। क्योंकि जो जिस प्रॉपर्टी में वो रह रहे होते हैं वो प्रॉपर्टी से तो उनको कोई इनकम नहीं होता है, लेकिन वो चूंकि उस प्रॉपर्टी में उनका इन्वेस्टमेंट हो रखा है तो इसी पर्पस के लिए जो है रिवर्स मॉर्टगेज लोन उनको प्रोवाइड किया जाता है, जिससे कि वो अपना जो उनका एक्सपेंडिचर है या कोई भी अगर उनका पर्सनल कोई मेडिकल ट्रीटमेंट हो गया या कोई ज़रूरत हो गई तो उसके लिए वो अपने प्रॉपर्टी को मॉर्टगेज रख के उसके बदले में अमाउंट जो है एक फिक्स्ड अमाउंट उनको एवरी मंथ जो है प्रोवाइड किया जाता है। तो इसी को हम लोग रिवर्स मॉर्टगेज लोन कहते हैं। दे आर ऑल्सो फ्रीड फ्रॉम द बर्डन ऑफ रिपेइंग द लोन सर्विसिंग द इंटरेस्ट। और इस तरीके के लोन में उनको जो लोन है वो रीपे नहीं करना होता है, ना ही कोई इंटरेस्ट सर्व करना होता है। तो मॉर्टगेज में और रिवर्स मॉर्टगेज लोन में क्या डिफरेंस है? तो जो मॉर्टगेज लोन होते हैं उसमें रेगुलर ईएमआई जो है वो बोरोवर को पे करना होता है ड्यू डेट्स के ऊपर, और लोन अमाउंट जो है वो धीरे धीरे कम होता जाता है और प्रॉपर्टी में जो बोरोवर है उनका स्टेक बढ़ता जाता है। ठीक इसके ऑपोजिट जो हमारा रिवर्स मॉर्टगेज लोन है वहाँ पे क्या होता है कि the borrower initially retain a high stake in his property and receives a regular cash flow. Over time, when the loan amount increases, his stake in the property reduces. शुरू में क्या होता है कि प्रॉपर्टी में जो बोरोवर है उनका स्टेक जो है ज़्यादा होता है और उनको एक रेगुलर कैश फ्लो जो है वो रिसीव होता है, लेकिन जैसे जैसे लोन अमाउंट जो है बढ़ता जाएगा, मतलब जैसे जैसे वो उनका रेगुलर कैश फ्लो वो रिसीव करते जाएंगे वैसे वैसे जो लेंडर है उसका प्रॉपर्टी में स्टेक बढ़ता जाता है और बोरोवर का स्टेक रिड्यूस होता जाता है। तो रिवर्स मॉर्टगेज लोन के क्या क्या फीचर्स हैं? तो बोरोवर्स आर नॉट रिक्वायर्ड टू सर्विस द लोन ड्यूरिंग देयर लाइफ टाइम एंड देयरफॉर डू नॉट मेक मंथली रिपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट टू द लेंडर। रिवर्स मॉर्टगेज लोन में बोरोवर को कोई भी ईएमआई या रिपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल या इंटरेस्ट जो है पे करने की जरूरत नहीं होती है ड्यूरिंग देयर लाइफ टाइम। इसकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो है अबव 60 ईयर्स ऑफ एज के जो इंडियन सिटीजन्स हैं वो उसको अवेल कर सकते हैं। जो रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी है वो उनका अपना होना चाहिए, मतलब उनके अपने नाम में होना चाहिए। वो फ्री फ्रॉम एनी इनकम्बरेंस, उसके ऊपर पहले से कोई जो है लोन नहीं होना चाहिए। प्रॉपर्टी जो है उसका रेजिडुअल लाइफ जो है वो कम से कम 20 ईयर्स होना चाहिए। परमानेंट प्राइमरी रेसिडेंस, और वो प्रॉपर्टी जो है उनका परमानेंट प्राइमरी रेसिडेंस जो है वो होना चाहिए। कमर्शियल प्रॉपर्टी जो है रिवर्स मॉर्टगेज लोन के लिए एलिजिबल नहीं होता है। उसके बाद इसके जो इंपॉर्टेंट फीचर्स है फ्रेंड, इसमें जो मैक्सिमम मंथली पेमेंट जो लेंडर है वो प्रोवाइड करेगी बोरोवर्स को वो अप टू 50,000 जो है वो मैक्सिमम लिमिट है, और ये 50% ऑफ द टोटल एलिजिबल अमाउंट ऑफ लोन विच एवर इज लोअर, ये उनका इंटाइटलमेंट है। और ये 15 लाख जो है उस लोन की मैक्सिमम लिमिट है, मतलब आप रिवर्स मॉर्टगेज लोन 15 लाख से तक ही दे सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं दे सकते हैं। और इसके जो पर्पस है वो या तो ट्रीटमेंट फॉर सेल्फ, स्पाउस एंड डिपेंडेंट्स के लिए ले सकते हैं। द बैलेंस लोन अमाउंट वुड बी एलिजिबल फॉर पीरियोडिक पेमेंट, और जो उनका बैलेंस अमाउंट है जो कि 50 ये मैंने जो बताया 50% ऑफ द टोटल एलिजिबल अमाउंट ऑफ लोन। जैसे अगर जो भी लोन बोरोवर ने ले रखा है द मैक्सिमम लमसम पेमेंट शैल बी रेस्ट्रिक्टेड टू 50%, मतलब एट अ टाइम अगर उनको कोई पेमेंट चाहिए तो उनका जो टोटल एलिजिबल अमाउंट ऑफ लोन आ रहा है उसका 50% तक वो फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ सेल्फ, स्पाउस एंड डिपेंडेंट जो है वो अवेल कर सकते हैं। और इसकी कैपिंग जो है वो 15 लाख है, ये लोन की लिमिट नहीं है। ये एट अ टाइम अगर उनको लमसम अमाउंट पेमेंट चाहिए तो वो 50% ऑफ टोटल एलिजिबल लोन अमाउंट मैक्सिमम ऑफ 15 लाख तक वो विड्रॉ कर सकते हैं फॉर मेडिकल पर्पज। उसके बाद है मैक्सिमम पीरियड ऑफ द लोन इज 20 ईयर्स, जो टेन्योर है लोन का वो 20 ईयर्स तक हो सकता है। इसमें इनकम टैक्स अंडर सेक्शन 10(4)(3) में एग्जेम्पशन है। इन केस द बोरोवर आउटलिव द लोन टेन्योर, द बोरोवर विल रिमेन द ओनर ऑफ द हाउस, नीड नॉट सर्विस द लोन ड्यूरिंग हिज और लाइफ टाइम। मान लीजिए अगर बोरोवर का जो है 20 ईयर्स का टेन्योर लोन का वो कंप्लीट हो गया है और उसके बाद भी वो अलाइव है तो उनको उसके बाद भी जो है लोन रीपे करने की जरूरत नहीं है। On death of the borrower or when he or she moves out of the house permanently, the loan will be repaid out of the sale proceed of the mortgage house. और उनके डेथ पे या फिर अगर वो उस प्रॉपर्टी को छोड़ देते हैं तो उस प्रॉपर्टी को सेल करके जो मॉर्टगेज प्रॉपर्टी है जो लेंडर है वो अपना लोन रिकवर कर सकता है।
RML विल बी सेटल्ड बाई प्रोसीड्स ऑब्टेन फ्रॉम सेल ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी मॉर्गेज, और RML जो है उस प्रॉपर्टी को सेल आउट करके जो है जो उससे प्रोसीड्स आएगा उससे उस लोन को क्लोज किया जाएगा। द बोरोवर और हिज हर हायर्स मे रीपे द लोन फ्रॉम द अदर रिसोर्सेज विदाउट ब्रिंगिंग द प्रॉपर्टी ऑफ सेल। अगर बोरोवर या उसके जो रिलेटिव्स हैं वो अगर चाहें या जो उनके लीगल हायर्स हैं वो उस लोन को रीपे कर सकते हैं, तो जो प्रॉपर्टी जो है वो सेल आउट नहीं की जाएगी अगर वो लोन रीपे कर देते हैं तो। वैल्यूएशन ऑफ द रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी सेल बी एटलीस्ट वंस एवरी 5 ईयर्स। RML के केस में जो प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन है वो एवरी 5 ईयर्स में करते हैं, और नॉर्मल केस में फ्रेंड्स हम लोग वैल्यूएशन जो है वो एवरी 3 ईयर्स में करवाते हैं। लोन जो है, लोन कैन बी प्रीपेड एट एनी टाइम ड्यूरिंग द करेंसी ऑफ लोन। लोन जो है किसी भी टाइम में जो है बोरोवर प्रीपे कर सकता है, उसमें कोई भी बाउंडेशन नहीं है। तो जो RML जो है रिवर्स मॉर्गेज लोन का जो इंस्टॉलमेंट अमाउंट हम लोग कैलकुलेट करते हैं उसका जो फॉर्मूला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड, इसके ऊपर केस स्टडीज आते हैं एग्जाम में। तो हम लोग जो इंस्टॉलमेंट अमाउंट निकालेंगे रिवर्स मॉर्गेज में उसका फॉर्मूला है PV यानी प्रॉपर्टी का वैल्यू मल्टीप्लाइड बाई LTVR, मतलब LTV रेशियो, लोन टू वैल्यू रेशियो जो होगा वो मल्टीप्लाइड बाई आई जो होता है ये वैल्यू ऑफ आई विल डिपेंड ऑन डिसबर्समेंट फ्रीक्वेंसी सेलेक्टेड, यानी कि अगर ये ईयरली है तो इसमें हम 12 लेंगे, अगर ये क्वार्टरली है तो 4 लेंगे, हाफ ईयरली है तो 2 लेंगे, और एनुअल है तो 1 लेंगे, डिवाइडेड बाई 1 प्लस आई की पावर n माइनस 1। ये जो n है फ्रेंड ये पावर में नहीं होगी, ये अलग से -1 होगी, तो इसको आप लोग रेक्टिफाई कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स इसी के साथ जो हमारा ये टॉपिक है वैल्यूएशन ऑफ रियल प्रॉपर्टी यहीं ख़त्म होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे, तो तब तक के लिए कीप वॉचिंग आवर चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।